द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे तुम्हें। एक कॉन्सेप्ट था कि अगर गॉस जॉर्डन मेथड से हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, तब हमें क्या स्टेप फॉलो करने हैं। और एक ये बताया था कि अगर गॉस जॉर्डन मेथड से अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है, तब क्या स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना होगा कि हमारे क्वेश्चन में डिमांड क्या है। ठीक है, कि इनवर्स फाइंड आउट करा रहा है या सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करा रहा है। अगर इनवर्स फाइंड आउट सोल्व करा रहा है हमसे, तो हमें ए ऑगमेंटेड आई मैट्रिक्स यूज करना होगा। ए ऑगमेंटेड आई मैट्रिक्स यूज करना होगा। ठीक है, और अगर सिर्फ और सिर्फ हमसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करा रहा है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ए ऑगमेंटेड बी यूज करना होगा। ठीक है, तो फिर अननेसेसरी हमें ज्यादा वर्क नहीं करना। ठीक है, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूज कराना है तो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए तो हो गया 3x3 का, और बी क्या होगा, एक कॉलम वेक्टर होगा। जबकि यहाँ पर ए ऑगमेंटेड आई में ए भी 3x3 की मैट्रिक्स है, और आई भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी होगी और ए ऑगमेंटेड बी में कम कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिमांड को देखते हुए ही हमें ये स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। तो जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, फाइंड द इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो सबसे पहले तो हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट किया था, और उसी के साथ ये बोल रहा है कि सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, और उसी इनवर्स की हेल्प से हमें अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करना है। बेटा किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज इसको म्यूट कर दीजिएगा। अब यहां पर इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ए ऑगमेंटेड आई मैट्रिक्स हम यूज कर रहे हैं, और उसी को सोल्व करते 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 हम कहां तक जाना है, आई ऑगमेंटेड ए इनवर्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये स्टेप मैंने तुम्हें बताए थे कैसे कैसे फॉलो करना है, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बता दिया था। ठीक है, इसमें भी दो चीजें हैं। एक तो वो बोल दे सिंपली गॉस जॉर्डन से सोल्व करो, तो तुम्हें ऐसे ही सोल्व करना है जैसे कि अभी तक सोल्व करते हैं। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि विद पार्शली पाइवटिंग, तो फिर तुम्हें पार्शली पाइवटिंग यूज करनी होगी, और तुम्हें देखना होगा कि लार्जेस्ट एलिमेंट बिलो द डायगोनल कौन सा होगा विद मॉडुलस, और उसी को हम क्या बनाएंगे, अपना पाइवट एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो अब लास्ट लेक्चर की मैंने समराइज कर दिया। अब इसी लेक्चर का जो पार्ट होगा वो डिपेंड करेगा लास्ट लेक्चर पे। ठीक है, अभी तक हमने इनवर्स फाइंड आउट किया, अब इसी इन स्टेप की हेल्प से हम क्या सोल्व करने जा रहे हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करने जा रहे हैं, तो अब ए ऑगमेंटेड आई ना लेके ए ऑगमेंटेड बी लेके चलेंगे। तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। इजी तो नहीं बोल सकते, कम बोल सकते हैं। ठीक है, कि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। चलो, एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं पहले। आज तुम्हें ही सब कुछ करना होगा, क्योंकि मेरा इसमें कुछ ज्यादा रोल है नहीं है। मैं तुम्हें स्टेप बताऊंगा, और तुम्हें उसी अकॉर्डिंग उस स्टेप को फॉलो करके क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया तुम्हें कि इस मेथड, दो मेथड है यहाँ पे, गोस एलिमिनेशन मेथड, गोस जॉर्डन मेथड। इन दोनों से एक एक क्वेश्चन आता रहा है, और हो सकता है कि मे भी तीन भी क्वेश्चन आ जाए। पूरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो होता है, तीनों पार्ट जो होते हैं, वो इसी से बेस आ जाए। तो एक क्वेश्चन देखते हैं पहले इस पे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले, क्योंकि फिर तुम्हारा इनवर्स का भी क्वेश्चन छूटेगा, और सिस्टम का भी क्वेश्चन छूट जाएगा। साइज के क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस में देखो। हम्म हम्म
यहाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये वैसे तो यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, लेकिन अब इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड ना करके इसको गॉस जॉर्डन मेथड कर लेना, ठीक है, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन तो सेम रखता है लेकिन मेथड चेंज कर देता है, ठीक है। तो 9 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, अभी फटाफट सोल्व हो जाएगा ये। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखो पहले तो। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, बेटा मैं किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, प्लीज सभी को ही क्वेश्चन सोल्व करना है, ऐसे नहीं है कि एक दो बच्चे सोल्व कर रहे हैं और बाकी के बच्चे बैठे हुए हैं, कि ग्रुप में तो पोस्ट हो ही जाएगा, हमें जरूरत क्या है सोल्व करने की, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तैयार रहें ऑफलाइन एग्जाम के लिए, इस बार ऑनलाइन एग्जाम के बहुत कम चांसेस हैं, ऑफलाइन एग्जाम ही होंगे, तो अपनी तैयारी उसी अकॉर्डिंग चालू करें, जिससे कि तुम ऑफलाइन एग्जाम में बैठ सको। ऐसा ना हो बाद में जाके कि सर हमें तो पता ही नहीं था, हमें आइडिया नहीं था और अब क्या हो गया है, हम तो फेल हो जाएंगे। तो बेटा अभी से मैं तुम्हें इंडिकेट कर रहा हूँ कि प्लीज अपनी ऑफलाइन तैयारी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करें। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज matrix is 2 2 1 first row and second row is 4 2 3 and third row is 1 1 1 and कोफिशिएंट वेरिएबल्स जो है हमारे पास वो x1 x2 x3 हैं, और हमारे पास जो बीजेस हैं वो है 1 2 3। गॉस जॉर्डन मेथड से सोल्व करना है, विद पार्शली पाइवटिंग भी यूज करनी है, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने हैं हमें। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, नाउ here is 2 2 1 4 2 3 and 1 1 1 and b says is b is equal to 1 2 3। now a augmented b, now a augmented b, जैसे कि तुमने यहाँ पे लिखा था a augmented b, ये जो था कहाँ गया, सेम उसी पैटर्न में लिखना होगा। ये ऑनलाइन क्लास में ये भी थोड़ी सी दिक्कत है, ये रहा यहाँ पे, नाउ ए ऑगमेंटेड मी बी मैट्रिक्स, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, यहाँ पे ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स लिखो, पहले ए मैट्रिक्स लिखो, फिर ये डॉट लाइन वर्टिकल लाइन होती है जो ऑगमेंटेड का साइन होता है, ए ऑगमेंटेड और बी, बी का मतलब कॉलम वेक्टर जो राइट साइड में दिए हुए थे 1 2 3, लिखो उसको जरा, फिर नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। ए ऑगमेंटेड बी लिख लिया। अब लिखो यहाँ पे फाइंड द फर्स्ट पाइवट एलिमेंट, नाउ फाइंड द फर्स्ट पाइवट एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट इज मैक्सिमम ऑफ, क्या दिया हुआ था फर्स्ट कॉलम में, क्या क्या दिए हुए हैं बताओ, फर्स्ट कॉलम में क्या वैल्यूज हैं बताओ बेटा। 2 4 1 2 4 1 दिया हुआ है, बिल्कुल 2 4 1 से, ये क्वेश्चन तो लिख लिया ना सभी ने, नहीं लिखा होगा मुझे पता है, मेरे बच्चे इतने कहाँ सीखते हैं। क्वेश्चन दोबारा शो कर दीजिए, क्या बेटा, क्वेश्चन दोबारा शो कर दीजिए। अंजलि बेटा समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो आप। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखा दीजिए क्या है, अच्छा नोट अच्छा नहीं हो अच्छा, पाया। ओके ओके बेटा, उसी क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, ये आ गया मैं, ये दिया हुआ है 2 2 1, बेटा लिख लो इसको, 2 2 1, ये दिखेगा नहीं तुम्हें, ब्लैक हो जाएगा वो, 2 2 1 4 2 3 1 1 1। नाउ फाइंड द फर्स्ट पाइवट एलिमेंट, here pivot element is maximum of 2 4 1, 2 comma 4 comma 1, that means 4, so we can change, या we can interchange first and second row becomes the first pivot element। तो अब तुम्हारी जो ए ऑगमेंटेड के साइड में जो है ना
वो इक्वलेंट का साइन लगाया करो। इक्वलेंट का साइन तुम्हें मैंने पहले भी बताया, इक्वल नहीं होता है यहाँ पे, इक्वलेंट होता है ये। तो इक्वलेंट साइन से ये हो जाएगा, फर्स्ट रो इज 4 2 3, सेकेंड रो इज 2 2 1 एंड थर्ड रो इज 1 1 1। ऑगमेंटेड, अब राइट साइड भी चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। राइट साइड में हो जाएगा 2 1 3, क्योंकि पूरी रो इंटरचेंज होती है, वो चाहे ए की हो या बी की हो या आई की हो, किसी की भी हो, वो पूरी कंप्लीट रो चेंज होती है। और ऑगमेंटेड में लगा रहे हैं तो पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में वही वर्क होगा। ठीक है, तो इंटरचेंज कर ली। अब हमें क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। तो R1 की जगह हम लिखेंगे R1/4। लिखो, R1 की जगह R1/4। तो अब मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास 1 1/2 3/4, ठीक है, 1/2 लास्ट एलिमेंट, फोर्थ वन एलिमेंट जो ऑगमेंटेड वाला है 1/4। ठीक है, सेकंड रो एज इट इज 2 2 1 1, थर्ड वन इज 1 1 1 3। यहां तक कर लिया होगा सभी ने? रिया, गुड्डू, वसुंधरा? यस सर, कर लिया। ओके, यस सर। गुड बेटा, गुड। अब इसके बाद क्या करना होगा कि फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट तुम्हारा 1 बन चुका है। अब इस 1 की हेल्प से डायगोनल से जो नीचे के एलिमेंट है उनको क्या बनाना है, 0 बनाना है। और 0 कैसे बनाएंगे ये तुम जानते हो। अब क्या करेंगे हम, R2 की जगह क्या लिखेंगे, R2 माइनस 2R1। R2 की जगह लिखेंगे R2 माइनस 2R1, और R3 की जगह लिखेंगे R3 माइनस R1। तो लगाओ ये ऑपरेशन और देखो, चेक करो जरा अपनी मैट्रिक्स को, क्या बन के आ रही है वो। सर हाँ बेटा, मैंने आपको ये पूरा सॉल्यूशन ना मतलब करके सेंड कर दिया। एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, मुझे क्लास लीव करनी थी अभी। गोस जॉर्डन से ही सोल्व किया बेटा? हाँ जी, एक मिनट, एलिमिनेशन से, ठीक है। ये यहाँ पर गोस एलिमिनेशन से दिया हुआ है, लेकिन हम गोस जॉर्डन से करा रहे हैं बेटा इसको। तो गोस सर जॉर्डन से सोल्व किया ना? हाँ जी। ओके ओके, मैं चेक करता हूँ अभी, 1 मिनट वेट करो। कामना, वैसे तो तुमने ठीक किया है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस इसमें ये देख लेना कि जो तुमने ये x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, क्या ये सही आ रही हैं? चेक किया एक हाँ बार, जी सर। वेरीफाई कराया? हाँ जी। ठीक है बेटा, फिर तो तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके ठीक है, सर, कहीं मैंने जाना है क्या आपको आज? हाँ जी। चलो ठीक है बेटा, जा और सकते हो। कल भी एक क्वेश्चन भेजा था, वो भी प्लीज बाद में देख लीजिएगा। अभी 1 मिनट रुको, ये तो शायद सेकेंड मेथड का है। हाँ जी अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ?
सर उसमें वो 0 0 बन रहा है एक से। अच्छा चलो ठीक है, मैं चेक करता हूँ। हाँ, अपॉन में 0 आ रहा है, हाँ जी। इसको मैं देख के बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू। चलो बेटा, ओके। बताओ भी क्या स्टेप आए। रिया तुम बताओ बेटा, ये दोनों ऑपरेशन यूज करने के बाद जो हमारी ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स थी वो किस फॉर्म में आ गई। रिया बेटा सुन पा रहे हो? यस सर। बताओ बेटा। सर वैल्यूज बतानी है। हाँ, मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स जो ट्रांसफॉर्म होके आई है, दो ऑपरेशन अभी जो यूज किए हैं, इसके बाद जो मैट्रिक्स आई है उसमें फर्स्ट रो बताइए। 1 1/2 3/4 1/2। ठीक है, गुड। अंजलि तुम बताओ बेटा, सेकंड रो। 0 1 -1/2 और 0। गुड। गुड्डू तुम बताओ बेटा, थर्ड रो। 0 हाफ 1/4 5/2। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। राजेश तुम बताओ बेटा, सेकंड रो क्या आई थी तुम्हारी? 0 हम्म, 1 -1/3 0। -1/3 नहीं, -1/2। हाँ सर सॉरी, -1/2। 0, ठीक है। प्रियांशु तुम बताओ बेटा, लास्ट रो क्या थी? प्रियांशु। So 1/2 1/4 5/2. लास्ट रो। So 0 1/2 1/4 5/2. गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। अब देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो आ गई तुम्हारे पास, सभी के पास आ रही है मैट्रिक्स, किसी को कोई डाउट यहाँ से? अब नेक्स्ट हमें सेकंड पाइवट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, और सेकंड पाइवट एलिमेंट जो होगा वो 1 और 1/2 का होगा। 1 और 1/2, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट 1 1/2 का जो होगा वो 1 होगा, और 1 जो है हमारा उसी पोजीशन पे है जिस पोजीशन पे हमारा पाइवट एलिमेंट होता है। और अब हमें इसको 1 बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो पाइवट एलिमेंट है इस 1 है, ऑलरेडी 1 दिया हुआ है। अब क्या करना है, इस 1 की हेल्प से हमें इसके ऊपर जो 1/2 है और इससे नीचे जो 1/2 है, इन दोनों जगहों पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनेगा कि अब हम लगाएंगे R1 की जगह हम लिखेंगे R1 -1/2 R2, और R3 की जगह लिखेंगे हम R3 -1/2 R2, ठीक है। R3 -1/2 R2। R1 की जगह R1 -1/2 R2, क्योंकि हाफ सब डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी वो हाफ बनेगा। और फिर R3 की जगह R3 -1/2 R2 करना होगा। तो देखो इसके बाद ऑपरेशन यूज करने के बाद ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो किस फॉर्म में आ रही है अब हमारी।
हो गया बेटा? यस सर। एक मिनट अभी वेरीफाई कराता हूँ। हाँ प्रियांशु बताओ बेटा, फर्स्ट रो कितनी आई तुम्हारी? सर 1 0 1 1/2। गुड, बहुत बढ़िया। इस बार बताएगी खुशी तिब्रेवाल। तुम बताओ बेटा, खुशी यस सर। बताओ बेटा, सेकंड रो क्या आई है आपकी? सर 0 1। सर सेकंड रो तो वही थी ना? नहीं बेटा। 0 हाँ 1 तो माइनस हाँ 1/2 0। हाँ, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। यही कॉन्फिडेंस तो चाहिए। तो तुम ये सोच रहे होगे कि कुछ चेंज हो गया सर, इसलिए पूछ रहे हैं। चलो, हरप्रीत कुमार, हरप्रीत, हरप्रीत, हर्ष, हर्ष। बेटा जो नहीं बोल रहे ध्यान रखना, मैं एब्सेंट मार्क करता हूं उनको। तो अगर क्वेश्चन सोल्व हो गया तो मुझे बताओ कि सर हो गया सोल्व, अगर नहीं हुआ तो भी बताओ। नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा ना तुम्हें कैसे सोल्व करना है उसको। हर्ष, हरप्रीत इज एब्सेंट। सर हर्ष का तो जानवी, माइक। अच्छा माइक ऑन नहीं हो रहा उनका। अच्छा यस सर। ठीक है, चलो ओके। जानवी यस सर। बताओ बेटा, थर्ड रो क्या आई है आपकी? 0 0 हाफ 5/2। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नीतीश कुमार मंडल, नीतीश कुमार मंडल यस सर। बताओ बेटा, फर्स्ट रो क्या थी इसी में? सर 1 0 1 1/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अब ये तुम्हारी जो मैट्रिक्स आई है, इस मैट्रिक्स में अब तुम देख रहे होगे कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट था, तो दो जो डायगोनल के दो एलिमेंट थे स्टार्टिंग के, उसके ऊपर और नीचे जीरो बन चुकी है। अब जो लास्ट एलिमेंट है हमारा, जो थर्ड एलिमेंट होता है, वहां पे वन बनाना है और उससे ऊपर जीरो बनाना है। तो सबसे पहले तो पाइवट एलिमेंट में जब लास्ट में हम पहुंचते हैं, कि जो लास्ट एलिमेंट डायगोनल का होता है वही हमारा क्या हो जाता है, पाइवट एलिमेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो पार्शली पाइवट की डेफिनेशन जो होती है वो ये कहती है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जहां पर हमें पाइवट एलिमेंट बनाना है, डायगोनल और डायगोनल से नीचे के एलिमेंटों को सर्च करना होता है। तो यहाँ पर डायगोनल का ही एलिमेंट है, उससे नीचे के तो कोई भी एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास। तो 1/2 इज द पाइवट एलिमेंट। ठीक है, तो हम लिख देंगे थर्ड पाइवट एलिमेंट इज 1/2। ठीक है, अब इस 1/2 की जगह हमें क्या करना है, वन बनाना है। तो वन कैसे बनेगा कि R3 में हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बन रहा है। थर्ड में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। तो वहां पे थर्ड पाइवट एलिमेंट की जगह अब क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। थर्ड पाइवट एलिमेंट की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस 1 की हेल्प से हमें क्या करना होगा, जो इससे ऊपर दो एलिमेंट हैं 1 और -1/2, यहां पे जीरो बनाना है। तो रितिका तुम बताओ बेटा, क्या क्या ऑपरेशन यूज करें हम यहाँ पे? रितिका यस सर। बताओ बेटा, क्या ऑपरेशन यूज करें? सर सोच रही। सोचो बेटा, बताओ। त्यान्या, त्यान्या त्यान्या बताओ बेटा, तुम बताओ क्या ऑपरेशन यूज करें हम यहाँ पे? रितिका, त्यान्या
तुम दोनों से क्वेश्चन है बेटा। यशांक, यशांक, यशांक बताओ बेटा, तुम बताओ। जो नहीं बोल रहे, मैंने पहले भी बताया था कि मैं एब्सेंट मार्क करूंगा उनको। भाविका, भाविका यस सर। बताओ बेटा क्या ऑपरेशन यूज करें। सर R1 को चेंज करने के लिए R1 माइनस R3 और गुड, R2 बहुत अच्छा। R2 को चेंज करेंगे R2 प्लस 1/2 R3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, गुड, बहुत अच्छा। तो R1 को चेंज करेंगे हम R1 माइनस R3 से, और R2 को चेंज करेंगे R2 प्लस 1/2 R3 से। गुड, बहुत बढ़िया। चलो करो सोल्व इसको फटाफट। अनुभव तुम बताओ बेटा, ये ऑपरेशन यूज करने के बाद जो मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है वो क्या बन के आई। अनुभव। सर 1 0 0 और -9/2। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किससे होगा मेरा, आज तो सबसे ही पूछ लिया मैंने, कोई नहीं बच रहा। साहिल तुम बताओ बेटा, साहिल, साहिल बेटा, ये बैक साइड से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। बताओ सेकंड रो क्या आई है। साहिल, राजेश तुम बताओ। चलो सेकंड रो सर 0 1 0 5/2। 0 1 0 5/2, वेरी गुड। एंड लास्ट रो इज, लास्ट रो 0 बताओ। 0 1 5। 0 0 1 5, ठीक है। अब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन तुम्हारा, सॉरी, ऑगमेंटेड ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स थी, अब इसको कन्वर्ट कर लो इक्वेशन फॉर्म में। तो जैसे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तुम, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर कॉलम वेक्टर लिखोगे यहाँ पे x1 x2 x3 इज इक्वल टू -9/2 5/2 एंड 5, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके लिखोगे जैसी, तो x1 इज -9/2, x2 इज 5/2 एंड x3 इज 5, ठीक है। ये तुम्हारे आंसर आ गए। अब माइंड में कई बार रहता है जो हमने सोल्व किया है वो हमारे आंसर सही भी हैं या नहीं है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जो ये तुम्हें आंसर आए x1 x2 x3, और जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पर इसकी वैल्यू पुट करो। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 है, x1 इज कितना था -9/2, x2 इज 5/2 एंड x3 इज 5। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 2 3 आना चाहिए। अगर ये 1 2 3 आ गया, यहाँ पे जो राइट साइड में दिया हुआ है 1 2 3 वेक्टर्स, अगर ये 1 2 3 के इक्वल आ गया तो हमारे ये आंसर सही है, और नहीं आता तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की हुई है, ठीक है। तो इससे तुम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी है जब तुम्हारे एग्जैक्ट मेथड है। एग्जैक्ट का मतलब गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन में ही ये काम कर सकते हो तुम। आगे जब तुम दूसरे मेथड पढ़ोगे, जैसे जैकोबी इटरेशन मेथड या गॉस सीडल मेथड पढ़ोगे,
तब वहां पे ये वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन देते हैं हमें। ठीक है। सिमिलरली अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, हाँ बेटा बताओ। सर जो अपन ने भी किया है ये गॉस जॉर्डन है ना? हाँ बेटा, गॉस जॉर्डन था। सर एलिमिनेशन में क्या अलग है इससे? एलिमिनेशन में सिर्फ हम डायगोनल से नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाते हैं, और गॉस जॉर्डन में डायगोनल और डायगोनल से ऊपर दोनों को जीरो बनाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। बेसिकली ये है तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि ए ऑगमेंटेड आई लेके चलते हैं और वो आई ऑगमेंटेड ए इनवर्स बन जाता है। गॉस एलिमिनेशन से हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीधा बोलता है कि हम डायगोनल से नीचे के जीरो कर सकते हैं, ऊपर के लिए हमें उसने नहीं बताया कोई भी स्टेप। लेकिन गॉस जॉर्डन ने इसके बाद वर्क किया और उसने कहा कि जब हम नीचे वाले एलिमेंट जीरो कर सकते हैं तो इससे ऊपर भी कर सकते हैं, और उसी के हेल्प से हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बेसिकली। अच्छा, दूसरा, जैसे अभी तुमने क्या निकाला था, इनवर्स फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्वेश्चंस में, तो इनवर्स भी इसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हो कि जो तुमने इनवर्स फाइंड आउट किया है वो तुम्हारा सही इनवर्स है या नहीं है। तो ए मैट्रिक्स तुम्हारे पास ये है, और गॉस जॉर्डन से तुमने ए इनवर्स फाइंड आउट किया है, तो दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, 1 0 0, फर्स्ट रो सेकंड रो इज 0 1 0 एंड थर्ड रो इज 0 0 1 आनी चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो तुम्हारा इनवर्स पार्ट ठीक है, अगर ऐसा नहीं आ रहा तो इनवर्स पास में कहीं ना कहीं कुछ गलती की हुई है। तो बेटा ये गॉस एलिमिनेशन और गॉस मेथड मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे। गॉस एलिमिनेशन से दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो, दोनों ही सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करने के लिए होंगे। एक पाइवटिंग से पूछ सकता है, दूसरा पार्शली पाइवटिंग से पूछ सकता है। दोनों कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता चुका हूं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे मेथड्स है गॉस जॉर्डन मेथड। वहां से दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, या तो इनवर्स पूछेगा और इनवर्स के साथ साथ वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करा लेगा, तो उसमें ए ऑगमेंटेड आई मैट्रिक्स हमें यूज करनी होगी। और यहाँ पे भी दो केसेस बना सकता है, या तो डायरेक्टली ऐसे ही दे दे या विद पार्शली पाइवटिंग दे दे। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है। अगर पार्शली पाइवटिंग दी है तभी पार्शली पाइवटिंग यूज करना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्टली ऐसे ही कर लेना। जो भी वहां पे एलिमेंट होगा डायगोनल पे, वही हमारा क्या हो जाएगा, पाइवट एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना उसको 1 तो बनाना होगा, अगर माइनस में भी दिया हुआ है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके 1 बनाना होगा। ठीक है। थर्ड, इसी के अंदर अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आ गया और इनवर्स नहीं पूछता तो अननेसेसरी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर ए ऑगमेंटेड आई मैट्रिक्स यूज नहीं करना, फिर ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स को यूज करना है। और यहाँ पे भी फिर दो केसेस हैं, या तो नॉर्मली ऐसे ही पूछ सकता है या पार्शली पाइवटिंग से पूछ सकता है। ठीक है, तो इन सभी केसेस में और सभी टाइप के क्वेश्चंस में मैंने करा दिए तुम्हें। तो मेरी तरफ से गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन दोनों मेथड कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। इसमें तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि 9 का सेकंड पार्ट और 9 का सेकंड पार्ट ये तुम्हें खुद से सोल्व करना है, गॉस जॉर्डन मेथड से विद पार्शली पाइवटिंग। ठीक है, तो ये घर जाके तुम इसको सोल्व कर लेना, और इसको आज मुझे कौन सेंड करेगा, इस क्वेश्चंस को आज सोल्व करेगा खुशी। खुशी है, खुशी तिब्रेवाल। यस सर। बेटा तुम इसको सोल्व करके मुझे सेंड करोगे व्हाट्सएप, ठीक है? ओके सर। बाकी सभी को करना है ये, ठीक है? तो अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है तो वो पूछ सकते हैं। दोनों मेथड ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद कल हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है जैकोबी इटरेशन मेथड। ठीक है, जैकोबी इटरेशन मेथड। वहां पर अभी तक हमारे एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल रहे थे, वहां पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, वहां पर हमारे अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिलेंगे। यहां पर हम स्टेप यूज कर रहे थे, वहां पर स्टेप यूज नहीं करेंगे, वहां पे इटरेशन यूज करेंगे। इटरेशन का मतलब तुम समझते हो, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन।
वो सभी इटरेशन में जो भी वैल्यूज मिलती हैं वो हमारे सॉल्यूशन है, लेकिन जितने ज्यादा इटरेशन करेंगे उतना ही हमारा सॉल्यूशन एग्जैक्ट की तरफ मूव ऑन करेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है पेपर में तुमसे कितने इटरेशन सोल्व करा रहा है। वैसे इस टाइप के जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जैकोबी या सीडल से आएंगे वो थर्ड इटरेशन तक तुम्हें सोल्व करने के लिए बोलेगा। ठीक है, अगर नहीं भी बोला तो 3 इटरेशन तो तुम्हें सोल्व करने ही करने हैं वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा अब इसमें कुछ और है नहीं है टॉपिक में। हाँ, गुड्डो ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स क्या होती है, तो आज मैं बता देता हूँ उसको डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी वो डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स वहां पे हम पढ़ेंगे। बता देता हूँ कैसे उसको चेक करते हैं और क्या उसकी डेफिनेशन होती है। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ थी डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन। वैसे उसमें ये होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो उस रो के अदर एलिमेंट से क्या होना चाहिए, अदर एलिमेंट के मॉडुलस सम से इक्वल या बड़ा होना चाहिए। ये डेफिनेशन है, शायद नहीं यही है। ये तुम्हारे सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, एलयूडी कंपोजिशन, ये ऑनर्स में है। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो तुम्हारे सिलेबस में गॉस जॉर्डन है और गॉस एलिमिनेशन है, दो ही मेथड है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है देखो, if the matrix A is diagonally dominant, if the matrix A is diagonally dominant or real, symmetric, positive, definite, then no pivoting is necessary। अच्छा, ये तो यहाँ पे दे दिया कि if the matrix is diagonally dominant, ये डेफिनेशन नहीं है। है तो इसी टॉपिक में वो डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स यही होती है। वैसे मैं बता रहा हूँ जो तुम्हें कि जो डायगोनल का एलिमेंट होता है, हाँ ये रहा कि स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट क्या होता है कि इफ द स्ट्रिक्टली इनक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल आई परमोटेशन मैट्रिक्स इफ इट हैज एग्जैक्टली 1 इन ईच रो एंड कॉलम एंड ऑल अदर एंट्रीज आर 0। ना ये तो अलग बोल दिया इसने। देखो यहाँ पे डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स, ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट का मॉडुलस, ठीक है, उस रो के अदर्स एलिमेंट के मॉडुलस सम से क्या हो, ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो उसको हम बोलेंगे डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये देख रहे हो ना, अगर मैं i = 1 यूज करूं तो ये हो जाएगा a11, तो a11 का मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन है समीशन i कहां से यूज कर रहे हैं, 1 से यूज कर रहे हैं। ठीक है, और j गोस 1 to n है, तो जब i 1 है तो j अब 1 से स्टार्ट नहीं होगा, वो 2 से होगा, क्योंकि उसने कंडीशन लगाई है कि i डज नॉट इक्वल टू j, तो j = 2 से n तक जाएंगे और i कितना है हमारा, 1 है, तो क्या हो जाएगा a12 a13 a14 a1n, तो यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट तो है भाई, a11 तो हमारा यहाँ पे आ गया जो डायगोनल एलिमेंट है, और अदर एलिमेंट क्या बचे उस रो में, 1 2 1 3 1 4 1 5, यही तो बचे, a11 तो डायगोनल एलिमेंट हो गया, a12 क्या हो गया, सेकंड एलिमेंट हो गया, a13 थर्ड एलिमेंट, a14 फोर्थ एलिमेंट एंड सो ऑन। इन सब का मॉडुलस सम क्या हो, डायगोनल एलिमेंट के लेस देन हो या ग्रेटर हो। ठीक है, अब देखो एक मैट्रिक्स देखते हैं, वहां पे समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। देखो यहां पर ये डायगोनल एलिमेंट है, इस डायगोनल एलिमेंट का मॉडुलस यानी कि 12 है तो 12 ही रहेगा ये। ठीक है, इस रो के अदर एलिमेंट्स, तो इस रो के अदर एलिमेंट्स हो गए 4 और -1, इनका क्या लगा दो, मॉडुलस लगा दो, तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5,
तो 12 बड़ा है किससे? 5 से, तो यहाँ पे फर्स्ट रो में कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। सेकंड रो में डायगोनल एलिमेंट इज 7, तो 7 बड़ा होना चाहिए मॉडुलस सम में 4 + 1 से, बिल्कुल बड़ा है, यहाँ भी ठीक है। यहाँ पे थर्ड रो में जो डायगोनल एलिमेंट है वो है 6, ये 6 अदर एलिमेंट के मॉडुलस सम से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ भी 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो ये जो मैट्रिक्स है अब ये डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स है तुम्हारी, ठीक है। कैसी है? डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स है। अब कुछ के दिमाग में आएगा कि सर सपोज करो 2 रो में तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है लेकिन थर्ड रो में ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, बाई चांस जैसे इस 6 को इस 1 की जगह हम लिख दें, इंटरचेंज कर लें 6 और 1 को, तो तब ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा क्योंकि 1 > 7 तो नहीं होता, 6 > 2 तो था, वो तो सही था लास्ट में जो था, लेकिन यहाँ पे हमने इंटरचेंज कर दिया और इंटरचेंज करके ये थर्ड रो में ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही। तो जब ये फुलफिल नहीं होगी तो उस केस में हम लिखेंगे कि अब ये डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तीनों ही रो में हमारी ये सेटिस्फाइड हो, जितनी भी रो है हमारी मैट्रिक्स में उन सब में सेटिस्फाइड हो, तभी हम बोल पाएंगे उसको कि मैट्रिक्स हमारी कैसी है? डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स की। इस पे क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा किस तरीके से आता है। वो चेक कराता है कि आगे के जो मेथड है वो ये कहते हैं कि कन्वर्ज करेगी जब हमारी मैट्रिक्स कैसी हो? डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अब हमारा ये सिस्टम कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो कन्वर्ज डाइवर्ज का जो इसका डेफिनेशन है, कैसे चेक करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम यहाँ तक ही रखते हैं इसको। नेक्स्ट लेक्चर कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कोई भी अपने क्लास को मिस ना करें, ठीक है। चलो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा। अभी वेट कर लो जरा, मैं अटेंडेंस ले लूं तुम्हारी।